हेलो बच्चों। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर 1 का सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट। चैप्टर 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर है और हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर इसका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम वेटेज अप टू 3 मार्क्स की। ठीक है, तो एक बार फटाफट से हम गो थ्रू करेंगे कि जो हमने मेन वीडियोस के अंदर पढ़ाई करी थी और आज उस पूरे चैप्टर को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको इसमें सिखाया था कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि अकाउंटिंग क्या है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लर्न करके लिखनी है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। बाकी इसको समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप एक कोड याद रखो। एक निम्नलिखित कोड था IMRCSAC। आई का मतलब मैंने आपको बताया था होता है सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। अब किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। या कोई भी ऐसा इवेंट जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो उससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप। दूसरा होता है मेजरमेंट, यानी कि एम। मेजरमेंट का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट है, उसे हम मनी की टर्म्स में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये बन गया मेजरमेंट। अब उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है आर। आर का मतलब मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? हम एक बुक बनाते हैं। अब तो आपने पढ़ रखा है सब कुछ। उस बुक को बोलते हैं जर्नल, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो होती है वो क्या की जाती है? रिकॉर्ड की जाती है। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद होता है क्लासीफाइंग, चौथा स्टेप। क्लासीफाइंग का मतलब ये होता है कि जो एक जैसे नेचर के रिकॉर्डेड आइटम्स हैं, उन्हें हम एक सिंगल जगह पोस्ट करते हैं, जिसमें हम बनाते हैं टी शेप लेजर। ये भी आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो इस स्टेप को बोलते हैं क्लासीफाइंग। तो सबसे पहले आई, फिर एम, फिर आर, फिर सी। यहाँ तक हो गए 4 स्टेप। फिर 5वें स्टेप में हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अब हम इसमें समरी बनाते हैं। समरी बनाने का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस जिसको बोला जाता है वो प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए टी शेप वाले, उन सबके बैलेंसेस को हम एक जगह लिख देते हैं। दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, और इस स्टेप को बोलते हैं समराइजिंग। उसके बाद हमारा अगला स्टेप था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कि जब हम समराइज करते हैं, फिर उसके बाद हमें फाइनली उसके ऊपर सोचना है, एनालाइज करना है और उससे कुछ रिजल्ट निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें नुकसान हुआ। इस स्टेप को बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप होता है बताना। किसे बताना? यूज़र को। इस स्टेप को हमने नाम दिया था कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। तो जो भी हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स होते हैं वो हमें अपने यूज़र्स को बताने पड़ते हैं। तो 7 स्टेप्स में आप इसको ऐसा समझ लो कि ये हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस बन गए या अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए। फिर उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हमने क्या क्या लिखे थे पॉइंट्स। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक तो हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से अपने पास सिस्टमैटिकली लिख कर रख सकते हैं, तो इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हम अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आपने अगर बनाई होगी तो पता होगा। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव। चौथा, इट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये ज़रूर लिखना है एग्जाम में। यानी कि अकाउंटिंग जो होता है वो मैनेजमेंट की मदद करता है, हेल्प करता है। किस चीज़ में? निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। पांचवा, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमने लास्ट स्टेप में पढ़ा था ना, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने यूजर को सारी जानकारी दे सकते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स में से आप कोई भी 3 या 4 लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। हाँ,
अब इसमें अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, मेन पॉइंट यही रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद था अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है। तो देखो अकाउंटिंग का हमने क्या क्या फ़ायदा लिखा था, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजमेंट की मदद करता है देखो डिसीजन मेकिंग में। दूसरा फ़ायदा, हम बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगा लेते हैं, ये भी तो फ़ायदा ही है ना एक तरह से। तीसरा फ़ायदा, हम बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा लेते हैं, आर्थिक स्थिति का, ये भी तो फ़ायदा ही है ना एक तरह से। रिप्लेसेस मेमोरी, ये अच्छा पॉइंट है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हमें टेंशन ही नहीं है कि दिमाग में सब कुछ याद रखना है, याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर हम सबूत के तौर पर भी अपनी अकाउंटिंग दिखा सकते हैं कि देखो जी जज साहब ये हमने रिकॉर्डिंग में सब चीज़ें नोट कर रखी हैं, तो ये एक सबूत के तौर पर भी कोर्ट में कभी कभी काम आ सकता है। फैसिलिटेट्स लोन, आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक वाला कहेगा दिखाओ भाई अपना प्रॉफिट, तो आप अपनी अकाउंटिंग से दिखा सकते हो, तो उसमें मदद करता है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस, सरकार आपसे टैक्स लेती है तो उसको टैक्स देने से पहले आपको अपना प्रॉफिट तो पता लगाना पड़ेगा और वो अकाउंटिंग की मदद से हम पता लगा लेते हैं। तो मतलब कितने सारे फ़ायदे हो गए, कोई भी आप लिख सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है कि अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या थे, क्या नुकसान है अकाउंटिंग के, क्या खामियां हैं अकाउंटिंग में, तो ये ज़रूर अच्छे से याद रखना। देखो पहला था अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी कि हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि अकाउंटिंग में हम कुछ कभी कभी अलग अलग जगहों पर एस्टीमेट्स बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं, हम सोच लेते हैं कि अच्छा ऐसा होगा या ये हो सकता है, तो पूरी तरह से ये एग्जैक्ट नहीं है। दूसरा, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब हमारी फैक्ट्री में दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई हो गई। अब इस चीज़ को, इस लड़ाई वाली बात को हम रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिर्फ वही कर सकता है जो क्वांटिटेटिव चीज़ें, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये इग्नोर करता है, ये भी मतलब एक लिमिटेशन हो गया। तीसरा, अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करता है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि आपने मान लो मोबाइल फ़ोन खरीदा, 2 या 3 हफ्ते के बाद उसका मार्केट में प्राइस चेंज हो गया, तो हम उस मार्केट के प्राइस को कुछ नहीं करते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में जो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कॉस्ट, तो वो तो फिर वही रिकॉर्डेड रहता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग मार्केट प्राइस को इग्नोर करता है, चेंज को इग्नोर करता है। और चौथा, बहुत ही अच्छा, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या था कि हम मैनिपुलेट करते हैं, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या अपने रिकॉर्ड्स को अच्छा दिखाते हैं ताकि हमें कई बार बैंक से लोन लेना होता है, या हम कई बार ख़राब भी दिखा देते हैं, मान लो हमें टैक्स की चोरी करनी है, तो मतलब किसी भी तरह से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ विंडो ड्रेसिंग। फिर था अकाउंटिंग प्रोसेस, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, IMRC-SAC। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, एम मतलब मेजरमेंट, आर मतलब रिकॉर्डिंग, सी मतलब क्लासीफाइंग, एस मतलब समराइजिंग, ए मतलब एनालिसिस और सी मतलब कम्युनिकेटिंग टू यूजर। उसके बाद आपको मैंने बताया था एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा था, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के क्या क्या ब्रांच होते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो 3 मेन ब्रांचेस ज़रूर लिखना, 2 ब्लू वाली जो है वो कम अच्छी हैं, या मतलब वो रेलिवेंट कम है, तो 3 मेन ब्रांचेस ज़रूर हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो जो आप अभी क्लास 11th में कर रहे हो, यानी कि जिसमें आप बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हो, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी होती है जो आप आगे चलकर पढ़ोगे हायर स्टडीज़ में, जिसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने की लागत क्या है, कॉस्ट क्या है, तो उस अकाउंटिंग को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपके हायर स्टडीज़ में सीए के अंदर एक प्रॉपर सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिखाई जाती हैं ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में, क्योंकि मैनेजमेंट को तो बड़े डिसीजंस लेने हैं कि हम ऐसा करें या ना करें, यहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें, तो अब ये डिसीजंस लेने में जो अकाउंटिंग मदद करती है उस अकाउंटिंग को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हो गए जी 3 मेन एस्पेक्ट्स। फिर उसके बाद था हमारा एक और टॉपिक बढ़िया सा कि भैया बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो देखो बच्चों, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस ऐसे समझ लेना, बुक कीपिंग एक छोटी चीज़ है, नॉर्मली IMRC
लेकिन अकाउंटिंग एक बड़ी चीज़ है जिसमें IMRC तो ठीक है लेकिन SAC भी आएगा। अब बुक कीपिंग जो होता है वो उसके बारे में लिखा है कि इसमें सिर्फ हम IMRC करते हैं, जबकि अकाउंटिंग के अंदर SAC भी कर रहे हैं, मतलब समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग भी कर रहे हैं। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज होगा, ऑब्वियसली पहले होगा, और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होगा। बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब है, घिसा पिटा रेगुलर नेचर का, जबकि अकाउंटिंग एनालिटिकल जॉब है। बुक कीपिंग करने वाला व्यक्ति भी जूनियर स्टाफ का होता है, जबकि अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति एक पढ़ा लिखा आपकी तरह होशियार व्यक्ति होगा। और बुक कीपिंग के लिए हमें कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। तो 5 डिफरेंस है, कोई भी अपने मन पसंदीदा लिख सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। फिर इसके बाद देखो हमने क्या कवर करा था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वैसे तो कीवर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि भाई इसमें कुछ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। क्या है जानकारी? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, ये आप 11th में पढ़ते हो। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे बैलेंस शीट, वो भी आप 11th में पढ़ते हो। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो, अब ये हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन आप नाम याद रखना, कैश फ्लो, कैश मतलब नकद पैसा, फ्लो मतलब आना या जाना। तो ये 3 चीज़ें हमारी मेन जानकारी होती हैं, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन किसे बताई जाती है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी आता है या 3 नंबर में भी आता है। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक को बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बड़े ध्यान से देखना। एक होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिस पर भरोसा करा जा सके, तो बस ये बन गई रिलायबिलिटी। रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब होता है जितना ज़रूरी हो, एडिक्वेट हो। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, अब आपने कहा मेरा नाम रोहित है, मैंने सुबह एप्पल खाया, फिर मैं दिन में घूमने गया, तो इसका मतलब आप बेफितूर बाकी बातें भी बता रहे हो, इनएडिक्वेट चीज़ें बता रहे हो। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब जितना ज़रूरी हो। तो ये हो गया दूसरा क्वालिटी। तीसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि आपको समझ आना चाहिए, हर यूज़र को समझ में आ जाए, ऐसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब पता चला मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है यूज़र को और मैंने अजीब से तरह से लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऊट पटांग, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, तो वो बेकार है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी। और चौथा होता है कंपैरेबिलिटी, हम कंपेयर कर सकें। तो भाई अच्छा, तुम्हारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 1 करोड़, तुम्हारी ने कितना कमाया, अच्छा 2 करोड़, तुम्हारी ने 5 करोड़, ओ, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि जिसको कंपेयर किया जा सके। और कंपैरिजन भी 2 तरह से होता है। जैसे कई बार आपका कंपैरिजन पापा करते हैं दूसरे बच्चे से कि देखो उसके टेस्ट में 20 आए, तुम्हारे तो 14 आए। और कई बार आपके अपने ही अंदर कंपैरिजन होता है। कैसे? पापा कहते हैं बेटा मैथ्स में तो तेरे बहुत अच्छे नंबर आए, हिंदी में तू फेल हो गया। तो इस तरह के कंपैरिजन को कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, पहला वाला, मतलब एक ही कंपनी के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला, जब बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कंपैरिजन था, फर्म और फर्म के बीच में कंपैरिजन था, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये हो गया कंपैरेबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी इंफॉर्मेशन में कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कमेंट करना, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि क्या आपने वीडियो यहाँ तक देखी, प्रॉपरली सुनी कि नहीं। तो कमेंट में इसका आंसर करना कि इन्फॉर्मेशन में कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आंसर तो है वैसे 4, लेकिन कमेंट कर दोगे तो पता लगेगा कि सुना है। तो रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है ज़्यादातर एग्जाम में, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन होते हैं। तो देखो, हम मेनली कहते हैं 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरनल, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स उन्हें बोला जाता है आमतौर पर जिनके पास हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, जो मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमारी अपनी कंपनी की होती है उसको ले सकते हैं, उनका अधिकार है वो इन्फॉर्मेशन को देखना। तो उसमें हम जनरली मानते हैं 2 लोग हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र्स हम कहते हैं उन लोगों को जिनके पास जनरली एक्सेस नहीं होता। अब जैसे हमारे ऑफिस में सारा डेटा मेंटेन हो रहा है, अच्छा जी ये है, ये है, ये है, ये खर्चा हो गया, ये इनकम हो गई।
अब ये जानकारी का एक्सेस किसके पास होगा? जो मालिक हैं, जो मैनेजमेंट है। लेकिन बाकी जो बाहर के लोग हैं, मान लो कोई एम्प्लॉय है, मुलाजिम है, उन्हें हमें नहीं देना एक्सेस, वर्कर्स हैं उन्हें नहीं देना एक्सेस, बैंक है उसको नहीं देना, इन्वेस्टर। तो ये सब होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। लेकिन अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, वो बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछता है कि अलग अलग यूजर्स को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो आपको ये बातें लिखनी है कि ओनर इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसे प्रॉफिट जानना है, मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसको डिसीजन लेना है, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें बोनस और सैलरी देखनी है अपनी कि समय पे मिलेगी कि नहीं, बैंक्स इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वो लोन देता है, इन्वेस्टर इसलिए सोचता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, क्रेडिटर्स इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें अपना पैसा चाहिए, वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं कि क्या ये कंपनी लोन देने लायक है, गवर्नमेंट इसलिए देखती है कि भाई इनसे टैक्स लिया जाएगा, पब्लिक आम जनता इसलिए देखती है कंपनी की इन्फॉर्मेशन कि भाई देखें ज़रा ये कैसी कंपनी है, अच्छी है कि कहीं नुकसान में तो नहीं चल रही, इनका प्रोडक्ट फिर कैसा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी। रिसर्चर्स भी होते हैं जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन को अपने रिसर्च के कामों में यूज़ करने के लिए देखते हैं। तो अलग अलग लोगों की अपनी मतलब दिलचस्पी है कंपनी की इन्फॉर्मेशन में। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लेते हैं। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, पता होना चाहिए 1 नंबर के लिए भी, कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में ये फ़र्क है कि अकाउंटेंसी जो है उधर वाला वो तो है ज्ञान। अब ज्ञान तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भैया ठीक है ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन अकाउंटिंग मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें आप अपने ज्ञान को अप्लाई करते हो। भाई ज्ञान तो है, आपको भी पता है डेबिट क्रेडिट, लेकिन क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हो? क्या आप उस नॉलेज को जो सीख रहे हो अप्लाई करते हो? तो जब आप अप्लाई करते हो तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग। तो ये मतलब कहानी हो गई। और लास्ट टॉपिक इसमें बच्चों होता है एक डिफरेंस के फॉर्म में, 3 नंबर का आ जाता है कभी कभी, कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम्स क्या होते हैं। हालांकि आपका चैप्टर है आगे जाके सिंगल एंट्री सिस्टम, तो आप समझ जाते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और ये इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है ये सिस्टम। सिंगल एंट्री बहुत ही छोटे बिजनेसेस करते हैं, जिनको मतलब नॉलेज ही नहीं है, जो डबल एंट्री नहीं कर पाते वो लोग करते हैं। बाकी डबल एंट्री सिस्टम में आप पता ही है आपको कि हम डेबिट्स क्रेडिट्स दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ पता है क्या बनाते हैं, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स, वो वहाँ लिखा हुआ है। तो ये सिस्टम जनरली कोई भी फॉलो नहीं करता। तो ये भी मतलब एक क्वेश्चन है जो आपसे इसमें पूछ सकता है। तो देखो पूरे चैप्टर 1 में हमने सिर्फ ये स्टडी करी थी, है ना। तो कभी भी आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना हो ना अच्छे से, तो नोट्स आपके पास हैं ही, बस ये जो मैंने 16 मिनट कमेंट्री करी इसको ध्यान से सुन लेना, बस मेन पॉइंट्स को याद रखना, बाकी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये वीडियो मुझे कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और अगर आपको अच्छा लगा, रिवीजन अच्छा हो गया, तो आगे की वीडियोस चाहिए आपको तो वो भी कमेंट कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स पे, उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे। और बाकी अपने अच्छी से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो मेरे साथ साथ, और फाइनल एग्ज़ाम्स में जो हमारा टारगेट है बहुत अच्छे मार्क्स जो लेकर आने, वो ज़रूर अवश्य लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।